देखिएगा। अपन ने सारा फार्मूला वगैरह लिख लिया है। अब अपने को इक्वेशंस लिखनी है। v बराबर क्या लिखा है आपने लिखा है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। तो जरा बोलिए करंट की क्या इक्वेशन बनेगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन, आगे क्या होगा ओमेगा टी प्लस फाई क्यों जोड़ दिया हमने? क्योंकि हमें पता है करंट फाई से क्या है, लीड कर रही है, तो फाई को ऐड कर दिया। अब जब तुम फेज डिफरेंस लोगे तो फाई कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फाई के बराबर। और करंट क्या करेगी, लीड करेगी, और वोल्टेज क्या करेगा। दोनों इक्वेशंस आप साथ में लिख सकते हैं। ठीक, इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे कसम नहीं खाई है, जैसे कभी लिख दे v बराबर वी नॉट साइन, यहाँ लिख देगा ओमेगा टी माइनस फाई। तो अब i बराबर क्या लिखोगे आप लिखोगे i बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? इसलिए कि करंट क्या कर रही है, लीड, और वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग। तो अगर ये वोल्टेज की इक्वेशन होगी तो ये किसकी होगी, तो ये भी सही है और ये भी क्या है। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन कैसे आपको दिया है। ठीक है ना, लिखिए। ये हमारा RL हो गया और RC हो। तो अगर मैं कहूँ जेड मिनिमम कितना होगा RC सर्किट का, हाँ तो आप उसको लिखें फिर। तो जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, वैन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एक्स इज इक्वल टू 0, तो जेड बराबर आर, ये जेड की कौन सी वैल्यू होगी, मिनिमम। और जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी 0, एक्स ही क्या हो चुका होगा, इनफाइनाइट, तो जेड बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट, तो जेड की कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में करंट फ्लो, सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि जब सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम हो गया, इम्पीडेंस का मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस मैक्सिमम इनफाइनाइट हो गया है, तो अब उस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, कैपेसिटेंस करंट को जाने नहीं देगा। दिस इज ऑल अबाउट RC सर्किट। तो फ्रीक्वेंसी 0 है, एक्स से इनफाइनाइट हो जाएगा। आप सोचिए आर स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो इनफाइनाइट का होल स्क्वायर समथिंग जोड़ोगे क्या मिलेगा, आप इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ें आंसर क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। सही है, कुछ भी जोड़िए या कुछ भी घटाइए, इनफाइनाइट ही आता है। और अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो गई तो एक्स क्या हो गया, 0, तो जेड की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो फॉर द RC सर्किट जेड मिनिमम इज इक्वल टू आर एंड जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो इन्हीं के बीच में जेड की वैल्यू क्या करेगी, लाइक करेगी। आर से कम नहीं हो सकती और इनफाइनाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना। अगर हम आपसे सर्किट की IRMS पूछें तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे हाँ VRMS बाई क्या, मारेंगे दब जाओगे, आर वार नहीं आता। सर्किट की करंट, सर्किट का वोल्टेज और सर्किट का इम्पीडेंस। और पीक पूछें तो बोलो क्या लिखेंगे, V0 बाई, ये जो V0 या VRMS है किसके हैं, दे आर सर्किट वोल्टेज। ये ना तो VR है ना VC है, ये सर्किट का वोल्टेज है। ये कौन है, V बराबर क्या लिखा है, √VR स्क्वायर प्लस VC का होल, जहाँ पे V क्या है, ये सर्किट का वोल्टेज, VR रेजिस्टेंस पर वोल्टेज, VC कैपेसिटेंस पर वोल्टेज। अब देखो हम यहाँ 10 वोल्ट बोल दें, देखो ध्यान से, 10 वोल्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V, अरे 10 दहम्मा 100, 10 दहम्मा 100 कितना जाएगा, 10√2 है। अरे 10 और 10 कितना होता है, स्क्वायर करो, 10√2, ये 10 रूट क्या है, 10√2 क्या है, RMS है, पीक है क्या है, RMS है, क्योंकि मैंने यहाँ 10 लिखा था और यहाँ भी क्या लिखा, वो 10 और 10 क्या थे, एक बैटरी लेके आ जाओ, बैटरी ले आओ, 10 और 10 क्या है, RMS, तो वोल्टेज भी क्या मिलेगा, RMS। अगर मेरे को यही पीक है तो पीक वोल्टेज, तो जरूर देख लेना, अगर यहाँ RMS है तो आपको वोल्टेज भी RMS का, और पीक है तो पीक का। अब कनेक्ट करो, वहाँ मैं RMS वोल्टेज दोनों के दे दूँ और मैं आपसे सर्किट की क्या पूछूँ,
IRMS पूछूं तो पहले पीक वोल्टेज से सर्किट का क्या निकालिए, पीक वोल्टेज, फिर पीक वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RMS, अरे बोलो ना, VRMS बराबर V0/, यहाँ से आपको क्या मिलेगा RMS, फिर आपको कहीं क्या मिलेगी RMS करंट। तो एक बार फिर से ज़रूर समझ लो, हम यहाँ पे RMS वोल्टेज देंगे, आपको RMS करंट वोल्टेज मिलेगा, पीक देंगे आपको पीक मिलेगा। अगर हम आपसे RMS करंट पूछते हैं, हमें सर्किट का क्या चाहिए, RMS वोल्टेज चाहिए, वो हम या तो डायरेक्टली दे देंगे या हम यहाँ से आपसे क्या करवाएंगे, लिखवाएंगे। तो मैं कुछ नहीं बता रहा तो RMS, पीक बोल दूँ तो क्या मानेंगे, फिर पीक मानेंगे। अच्छा पीक हो गया। एक सवाल लिखिए, दिस इज ऑल अबाउट RC सर्किट। फिगर ज़रूर चेक कर लो, है ना, कुछ है नहीं, डायरेक्टली फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस है। चलिए, बोले सवाल बोले, चलिए। इफ़ VRMS इज इक्वल टू, सवाल है हमारा, इफ़ VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट, फाइंड पीक वोल्टेज, फाइंड पीक वोल्टेज निकालिए। अगर VRMS की वैल्यू 220 है तो बताइए पीक वैल्यू क्या है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि VRMS बराबर क्या होता है, अच्छा कुछ नहीं मानेंगे तो प्योर साइन इक्वेशन मानेंगे, तो पीक वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, VRMS इंटू रूट। VRMS कितना है 220, रूट टू कितना होता है 1.41, मल्टीप्लाई कर देना, लगभग 311 वोल्ट आ जाए। इसका मतलब हमारे घरों में जो मैक्सिमम पीक वैल्यू आ रही है वोल्टेज की, वो कितनी आ रही है, 311 वोल्ट आ रही है। चलिए अगला सवाल करें। एक 110 वोल्ट, this is 8 ohm, R is equal to 8 ohm and omega is equal to omega C. C is equal to 2 माइक्रोफैरड, या माइक्रो मत लिखिए, मिली फैरड लिखिए, 2 मिली फैरड एंड ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड। आपसे कहा गया फाइंड करंट इन सर्किट, फाइंड करंट इन सर्किट, निकालिए। एक एक स्टेप पे चलेंगे ना समझ के तो सवाल बहुत आसान है। हमने आपको R दिया है बट हमने आपको XC नहीं दिया, XC की जगह क्या दिया है, C दिया है, और वोल्टेज कितना दिया है इनपुट 110। ये कौन सा वोल्टेज है, कौन सी करंट पूछी गई, RMS दिया है, RMS ही पूछा गया। क्यों, कैसे मालूम, क्योंकि कुछ कहा नहीं है, कुछ कहेगा नहीं तो आप हमेशा RMS से ही। चलिए स्टार्ट हो गए। आपका पहला काम क्या है, XC निकाल के क्या निकालना, Z निकाल, क्योंकि I बराबर क्या लिखेंगे, V/Z। स्टार्ट हो जाए। V कितना दिया हुआ है आपको, पहले क्या निकालिए, Z निकालिए। चलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XC, 1/2 मिली है बेटा, 10 की पावर -3 × 50, 100 आ गया क्या, 100 नहीं आएगा, 10 आएगा, अरे 50 दूना 100, 0.10, ये 10, ये 8, 8 × 28 = 64, 10 × 100, तो Z बराबर कितना आ गया, √R² प्लस XC का होल स्क्वायर। R² कितना बेटा
64 प्लस 100 100, इसका रूट निकालो। 14 14 में कितना होता है? 13, हाँ 13 पॉइंट समथिंग है। हम लगभग कितना मान लेते हैं? 13 तो 12 दशमलव समथिंग लेना पड़ेगा फिर आपको। 12 पॉइंट कितना ले लें? 12.5 कितना आ रहा है? अब आपको ये लेना पड़ेगा, मतलब एसी की प्रॉब्लम यही है, उसकी कैलकुलेशंस ऐसे इस तरह के रूट लेने पड़े। तो 12 ब्राह्मा 144 और 13 ब्राह्मा 169, तो उन्हीं के बीच में मैं अप्रॉक्स कितना ले लेता हूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ा सेट हो जाए। आइए आई बराबर कितना रखेंगे अब? 110 अपॉन कितना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब एसी में कुछ नहीं है, बस आपको क्या संभालना है उसकी, और साथ में क्या याद रखने हैं, बस सवाल हो जाए। फार्मूला याद रखिए, थोड़ा सा ज्ञान रखिए। आरएमएस क्या है, पी क्या है। 110 बटा 12.5 कितना है? कैलकुलेट कर लो बेटा, जल्दी करो, गणित तो आती है ना। 8.8 तो अप्रॉक्सीमेटली 8.8 एम्पीयर। सही, ओके। अगला सवाल लिखिए, कर लोगे ना सवाल? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए आरएल सर्किट। आरएल सर्किट के बारे में तो याद है ना आपको, जहाँ जहाँ एक्सी है वहाँ वहाँ एक्स, जहाँ जहाँ वीसी है वहाँ वहाँ वी। फार्मूले में कोई चेंज नहीं। फॉर ए आरएल सर्किट, इफ फेज डिफरेंस between current and voltage is equal to 45 degree, is equal to 45 degree, find power factor, फाइंड पावर फैक्टर। आरएल सर्किट है, उन्हें क्या है, फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच 45 डिग्री का है। बताइए आरएल सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा? बहुत 1/, क्योंकि 5 इक्वल टू कितना है 40। अरे सही है ना, अरे नहीं 5 बोलो आप, 5 बराबर 45 डिग्री, और पावर फैक्टर क्या होता है? cos 5, सही है ना। तो cos 5 मतलब कितना, cos कितना, विच इज़ इक्वल टू, आंसर बताना पड़ेगा, वो ऑप्शंस 1/√2 में देंगे नहीं। हाँ तो सॉल्व करके बोलना पड़ेगा, समथिंग 0.58 ऐसे ऑप्शंस रहेंगे, 0.62, 0.87, 0.32। सॉल्व करो इसको। क्या लगता है सवाल आसान है या टफ है? बस एक बार आपको क्या रखना पड़ेगा, हाँ बस याद कर लो, सवाल इजी होते हैं। 1/1.41 सॉल्व करके बताओ कितना है। एसी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैलकुलेशन बहुत माइन्यूट हो जाती है। 1 डिवाइडेड बाई 1.41 0.70 0.7 ये कॉस्ट। अच्छा एक बात और चेक कर ले, पावर फैक्टर हमेशा 0 और 1 के, कभी आप सवाल सॉल्व करें ना आपका पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा आ जाए, मतलब क्या है, गलत है, आप कैलकुलेशन सही कर। 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम, तो इसी के बीच में रेंज करें। इस सवाल के लिए कितना है? ओके। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता, इफ़ इसी सवाल में इन प्रीवियस क्वेश्चन
इन प्रीवियस क्वेश्चन, इसी में आगे लिखेगा, इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ R is equal to, resistance is equal to 141 ohm and angular frequency is equal to 50 radian per second. Find value of capacitance. Find value of C. उन्हें कहा इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 141 ओम एंड ओमेगा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड, फाइंड कैपेसिटेंस. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? करिए. क्या हम tan phi से xc निकाल सकते हैं? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan phi? xc by r. and what is the value of r? 141. स्टार्ट हो जाओ. and tan 45? tan 45 एक होता है. एक काम कर लेना, फिर 141 मत लिखो, उसको थोड़ा आसान नंबर ले लो, 100 ले लो, इसको 100 ओम, ताकि कैलकुलेशन क्या रहे थोड़ा. हाँ, वरना फिर 141 को काटना पड़ेगा. कुछ नहीं करना. आप फेज डिफरेंस का क्या फार्मूला लिखते हैं? आप लिखते हैं tan phi बराबर xc बाई tan phi कितना? tan 45 डिग्री. हमें xc चाहिए, r कितना? 100. तो tan 45 1, तो xc बराबर कितना आ गया? 100. और xc बराबर क्या लिखोगे? 1/ωc. यहाँ से क्या निकाल लो? अरे मान लो क्या सब गड़बड़ हो जाता है कभी कभी. तुम सवाल का नेचर पहचान पाओगे. मेरा मतलब, अब मैं सवाल को या तो मिटा दूँ या तो फिर एक नया सवाल बना दूँ. पहले नहीं बता पाया था कि ये आरसी सर्किट है. मैं सुन नहीं पाया, तेज से बोल कर. अब यार सारी वैल्यूज में उड़ जाएंगे. तो कोई बात नहीं, सी की जगह क्या निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है यार. सी की जगह क्या निकाल दो? एल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं. फाइंड द वैल्यू ऑफ एल. अब सही है, मिटा डालो. अब फार्मूला क्या बनेगा? अरे बोलना, tan phi इज इक्वल टू XL बाई आर. tan कितना? 45. XL बाई 100. कितना आ गया XL बराबर? 100. और XL बराबर क्या होता है ना? ओमेगा से थोड़ी होएगा. ओमेगा कितना? 50. तो L बराबर क्या आ गया? 2. सही है. हाँ. तो ऐसे कनेक्टेड सवाल आते हैं कि मतलब हर सवाल एक दूसरे फार्मूले से क्या रहेगा? जुड़ा हुआ रहे. तो बस वो आप सीक्वेंस समझ लो कि ये देगा तो ये पूछ लेगा, वो देगा तो वो पूछ लेगा. हम आपसे एल पूछ रहे हैं तो आप पहले एक्सेल निकालेंगे. एक्सेल निकालने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं, इम्पीडेंस से निकालिए या tan phi से निकालिए. इसीलिए सवाल में आपको क्या दिया गया था? फेज डिफरेंस. तो आपने tan phi अप्लाई किया, tan phi से हमारा आंसर आ गया. हमारा इंटरेस्ट एक्सेल नहीं था, क्या था? एल था. एक्सेल पूछता तो कितना आता? 100. अगर मैं पूछ लेता इस सर्किट का रिएक्टेंस बताओ, तो रिएक्टेंस कौन है? एक्सेल है. आर तो रिएक्टेंस है नहीं. आर और एक्सेल मिल करके इम्पीडेंस, आर इज रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस इज एक्सेल. तो आप कितना बोल रहे? 100 ओम बोल रहे. सही है, ठीक. कर लोगे ना ऐसे छोटे छोटे सवाल? बोलो, हो जाएगा ना? हाँ. अगला एक सवाल और करो. जब सवाल मन ही से बनाना है तो कितने भी कर सकते हैं, नहीं? एक सवाल और बनाते हैं. लिखिए सवाल, लिखिए.
V इज इक्वल टू 110 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगी आपके लिए इस बार। R इज इक्वल टू 10 ओम, 2 पाई F, 2 पाई F, 2 पाई F L, L इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई हेनरी। सही है। आपसे कहा गया है फाइंड करंट इन सर्किट। दूसरा वैल्यू ऑफ वी आर, वैल्यू ऑफ वी एल, थर्ड में फेज डिफरेंस, और फोर्थ में पावर फैक्टर। निकालो बेटा, तसल्ली से निकालो। टू पाई एफ, टू पाई एफ, टू पाई एफ, टू पाई एफ, 100, 50 दूना 100, 100। इसको भी 100 ले लो। करो ओके। आपको आई चाहिए क्या? आरएमएस करंट पूछी गई है, आपको कौन सा वोल्टेज दिया गया है और एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 50। ये 50 क्या लिखा है? जो एसी हम दे रहे हैं ना, हर सवाल में आप देखोगे अगर सर्किट बनी होगी तो उसके साथ लिखा होगा 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज क्या है? उस अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी। अब यार निकाल लो सारे ना, अभी तो मुझे पता नहीं है कितना आएगा, कैलकुलेट करना है सब। आंसर याद नहीं है मेरे को, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। आप आराम से करो। आप चारों सवाल कॉपी में लिखो ना, आप बोल क्यों रहे हो? जब आपको सामने सवाल है तो आप बस कॉपी में जो समझ में आ रहा है उसको लिखिए आराम से। आप कैसे आई निकालेंगे? वी आर, वी एल, फेज डिफरेंस, पावर फैक्टर। आपको सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? एक्स एल, और एक्स एल निकालने के बाद जेड, और जेड निकालने के बाद आई, आई के बाद वी आर, फिर वी एल। वी आर बराबर क्या लिखेंगे? आई आर। और वी एल बराबर क्या लिखेंगे? आई इंटू एल, नहीं आई इंटू एक्स एल। सही है। अरे कल बोला था ना, जिसका वोल्टेज उसकी करंट उसका रेजिस्टेंस, तो करंट दोनों में क्या रहेगी? सेम। चलिए सबसे पहले एक्सेल कैलकुलेट करेंगे। एक्सेल बराबर क्या लिखोगे? 2 पाई एफ एल। ये फार्मूला क्यों यूज़ किया? यूनिट देखो, मतलब एफ दिया होगा। 2 पाई एफ कितना? 50, एल कितना? व्हाट इज एक्सेल इज इक्वल टू 100। अब हम क्या निकाल रहे हैं? जेड अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का कितना हो जाएगा? 100√2। ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या? सर्किट की आई। आरएमएस पूछा गया है, लोड मत लेना, आरएमएस ही दिया। कितना लिखेंगे? 110/100√2। सॉल्व हो जाएगा अभी। 1.1 डिवाइडेड बाई 1.4 कितना आएगा? गणित संभाल लेंगे तो 1.1 डिवाइडेड बाई 1.4, 0.78, 0.78 एम्पीयर। ये पहला आ गया बेटा। अब हमें क्या चाहिए? वी आर। बोलो कितनी आरएमएस करंट भाग रही है इसमें? कितनी भाग रही है? 0.78 एम्पीयर। सही।
वही करंट यहाँ चलेगी। तो वी आर बराबर मैं क्या लिखूँगा? अच्छा, ये वी आर कौन सा है, पीक है या आर एम एस है? ये भी क्या है? आपने करंट भी कौन से निकाली है? तो आर एम एस करंट से कौन सा वोल्टेज निकलेगा? आर एम एस। बोलिए, वी आर बराबर आई आर। आई कितना है बेटा? और आर कितना है? 100। कितना आ जाएगा? 78 वोल्ट। और वी एल बराबर आई इंटू एक्सएल। सही है ना? बोलो, ये भी कितना आ जाएगा? 78 वोल्ट। तुम ध्यान दो, आर भी कितना था? 100। और एक्सएल भी कितना था? 100। तो वोल्टेज भी क्या रहेगा? अरे करंट सेम, रेजिस्टेंस सेम, तो दोनों का वोल्टेज भी सेम। तो अगर आर पर 78 वोल्ट है तो वी एल पर भी 78 वोल्ट है। सही है? थर्ड बोलो, क्या पूछा गया है? tan फाई बराबर क्या लिखते हो? एक्स एल बाई आर। बोल, 100/100 कितना आ गया? अगर tan थीटा 1 है तो थीटा इक्वल टू, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? 45 डिग्री। सही है ना? आप वी एल बाई वी आर से भी कर सकते हो, तो 78/78 वो भी कितना आएगा? तो तुम्हारी मर्जी है यार, चाहे वोल्टेज से कर लो चाहे रेजिस्टेंस। पावर फैक्टर बोलो, वही आंसर आएगा फिर आई थिंक। पावर फैक्टर बराबर क्या लिखते हो? आर बाई जेड। सही है ना? या कॉस 45 यार, 1/रूट। अभी सॉल्व किया था कुछ देर पहले, 0.7। तो फेज डिफरेंस 45 डिग्री, तो पावर फैक्टर 0.70। याद रख लो, इसको काम आ जाता है। क्या टफ है क्या सवाल? सवाल टफ नहीं है, बस आपको फार्मूला क्या करना होगा, लगाना आपको आना चाहिए। आप एक्सेल कैसे निकालेंगे? आपको करंट चाहिए, आपको सवाल में वोल्टेज दिया गया है, तो हम कहाँ से जेड लेके हैं? आर आपको मिल रहा है, तो आपको एक्सेल चाहिए। एक्सेल के लिए आप क्या लगाओगे? 2πfl। फिर वहाँ से आप सॉल्व करो, हो जाएगा। ये हो गया पूरा। नाउ नेक्स्ट इज सीरीज LCR सर्किट। तो 2-4 सवाल काफ़ी हैं आपको समझाने के लिए। नाउ द नेक्स्ट इज सीरीज LCR सर्किट। बहुत काम की है। लगभग 99% क्वेश्चंस कहाँ से रहेंगे? सीरीज LCR सर्किट से रहेंगे। वो सारे वहीं से पूछते हैं। कभी कभी RL सर्किट भी आ जाती है, कभी कभी RC भी आ जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप सीरीज LCR कैसे बनेगा। ठीक, चलिए लिख लिया इसको। एक बार सवाल देख लो, वोल्टेज कितना दिया था? अच्छा है, किसका वोल्टेज? आर का है, एल का है, सर्किट का है, RMS है या पीक है, और AC की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। और आर कितना है? 100। और एल कितना है? 1/. हमसे पूछा करंट बताइए किसकी, कौन सी करंट पूछी गई? RMS करंट बोले मतलब RMS। अब RMS करंट बराबर क्या होगा? RMS वोल्टेज अपॉन जेड, एंड जेड बराबर क्या होता है? R² प्लस XL का। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करिए? XL कितना आ गया? 100। फिर किसको सॉल्व किया? Z। अब किसको सॉल्व किया? करंट। और VR बराबर क्या होगा? IR। और VL बराबर, ये VR कौन सा वोल्टेज है? रेजिस्टेंस पर है। RMS है या पीक है? तो रेजिस्टेंस का RMS वोल्टेज, ठीक है ना। और ये VL भी क्या है? इंडक्टर का RMS। इसका मतलब अगर पीक वोल्टेज निकालोगे तो पीक निकल के आएगी, और RMS निकालोगे तो, अभी हम सारी वैल्यू किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? RMS के लिए। tan फाई बराबर XL बाई आर या VL बाई VR, दोनों से कितना आ जाएगा? अगर tan फाई 1 तो फाई बराबर 45। इसका मतलब कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है? 45। बोलो लीड कौन कर रहा है? लीड कौन कर रहा है? सर्किट कौन सी है? RL सर्किट में कौन लीड करता है? वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग। कितने से वोल्टेज लीड कर जाएगा? 45 डिग्री से। पावर फैक्टर कितना आ जाएगा? 0.70। इसका मतलब है
आप अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ द पावर ऑफ द रेजिस्टेंस, तो आप कभी ये नहीं लगा सकते आई स्क्वायर आर, सवाल क्या हो जाएगा, गलत। आपको किसको इंक्लूड करना पड़ेगा, तो आप लिखते हैं ऐसे आई आर एम एस वी आर एम एस, और आगे क्या, ये पावर का फॉर्मूला। पावर की बात बिल्कुल लास्ट में करें, है ना, अरे सही है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीरीज एल सी आर। सीरीज एल सी आर इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। और भी कोई वर्ड है तो लगा लो, है ना। हम एसी इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्या पढ़ पाएँ, सीरीज एल सी, मेन मकसद यही है। अब सीरीज एल सी आर है तो कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3। कौन कौन, आर एल और सी, और इसको एक एसी से क्या करेंगे हम, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जोड़ देंगे। इक्वेशन में लिख दे रहा हूँ इनपुट वोल्टेज का, V = V नॉट साइन 100%, 99.9% सवालों में कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो इक्वेशन किसकी मान के चलिएगा, साइन की। और साइन के लिए आरएमएस फिक्स हो जाता है, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट 2, वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई। ठीक, अब मैं रेजिस्टेंस का आरएमएस पूछूं पीक से तो यही फार्मूला लगेगा, वी आर एम एस बराबर वी नॉट बाई रेजिस्टेंस का आरएमएस तो रेजिस्टेंस का पीक, सर्किट का आरएमएस तो सर्किट का पीक, इंडक्टर का आरएमएस तो इंडक्टर का पीक। तो ऐसा मत सोचना है किसके लिए, ये सभी के लिए, चाहे सर्किट के लिए लगाओ, चाहे आर के लिए लगाओ, चाहे एल के लिए लगाओ, चाहे सी के लिए, ठीक है ना। चलिए, रेजिस्टेंस कितना माना है, आर, और इंडक्टर की वैल्यू कितनी मानी है, एल, और कैपेसिटेंस कितने का है, सी। हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। अरे इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये दिया हुआ है, कभी कभी इक्वेशन में दे देंगे, कभी कभी अलग से 50 हर्ट्ज लिख के दे देंगे। तो हर एसी में हम आपको फ्रीक्वेंसी ज़रूर बताते हैं, क्यों, क्योंकि बिना फ्रीक्वेंसी के ना तो एक्सी कैलकुलेट हो सकता है ना ही एक्सएल। अगर आपको एक्सएल एक्सी चाहिए तो आपको सिर्फ कैपेसिटेंस और इंडक्टर से काम नहीं चलेगा, आपको ओमेगा और एफ भी चाहिए। तो 99% सवालों में हम आपको हर बार क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी या तो इक्वेशन में लगी होगी या तो बाहर निकाल के आपको अलग से 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज जितना होगा वो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। हम मानते हैं सर्किट में करंट कितनी चल रही है, आई, और सर्किट वोल्टेज कितना है, वी। यहाँ क्या ड्रॉप हो गया, वी आर, यहाँ क्या ड्रॉप हो गया, और यहाँ क्या ड्रॉप हो गया। फेजर डायग्राम बनाना आता है, बना डालिए। अब हमें किसको किसको मिलाना है, तीनों को। सबसे पहले एक को फिक्स कर दीजिए, किसको, ना, करंट को फिक्स कर। अब वोल्टेज बनाते चलिए जो आपने आर एल सी के लिए सीखा। करंट के साथ कौन चलता है, बोलना पड़ेगा, करंट के साथ चलता है वी। और करंट से 90 के नीचे कौन होता है पीछे, वी सी। और करंट से 90 आगे कौन होता है, ये आपकी, हमने तीनों सर्किट को क्या किया, मिला। ये एल सी आर का फेजर डायग्राम, वी एल ऊपर, वी सी नीचे और आर इधर। अब आप देखो वी एल और वी सी एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अरे डायग्राम से बात करो बस, आप बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वी एल वी सी एक दूसरे के क्या है, तो अगर वी एल ज़्यादा है तो नेट ऊपर बचा, और वी सी ज़्यादा है तो नेट। तो ऐसे 3 तरह के अलग अलग सवाल आएंगे। पहला सवाल होगा इफ़ वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी, और इसका यही मतलब होगा अगर वी एल ज़्यादा है तो आपको बोलना पड़ेगा एक्स एल इज़ ग्रेटर देन, क्यों, क्योंकि तीनों के लिए करंट क्या रहेगी, सेम। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उस पर वोल्टेज भी। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं वी एल ज़्यादा है और वी सी। ये पहला टॉपिक है, इसके 3 टॉपिक हैं। पहला अजम्पशन है वी एल ग्रेटर देन वी सी, दूसरा है वी सी इज़ ग्रेटर देन वी एल, और तीसरा है वी सी बराबर वी एल। तो पहला अजम्पशन लेके चल रहे हैं, मान लेते हैं कि सर्किट में वी एल ज़्यादा है और वी सी क्या है। तो ये होने के लिए एक्स एल ज़्यादा होना चाहिए और एक्स सी क्या होना चाहिए, कम। तो सोचो अगर किसी सवाल में एक्स एल इज़ ग्रेटर देन एक्स सी हो तो ये कंडीशन आपकी बनी।
अब नेट क्या बचा, नेट ऊपर क्या बचा, वी एल माइनस, और इधर क्या बचा, वी आर, और यही क्या है इधर आई। बोलो सर्किट वोल्टेज क्या बीच में कहीं आ गया, बोलो कितने फेज पर चला गया, 5। क्या सर्किट वोल्टेज करंट से आगे चला गया है, इसका मतलब इस ये जो बिहेवियर है इसका किसकी तरह है, अरे बोलना पड़ेगा, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट का बिहेवियर। इंडक्टिव सर्किट मतलब जिसमें वोल्टेज क्या करे, लीड करे। अरे सोचो ना, इंडक्टर वोल्टेज को लीड करवाता, करंट वोल्टेज को लैग करवाती। तो सीरीज एलसीआर में अगर वोल्टेज लीड कर जाए और करंट लैग कर जाए तो उस सर्किट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव सर्किट। एल और सी में डोमिनेट कौन हो गया, इंडक्टर हो गया, तो उसी के नाम के हिसाब से क्या बोल दिया, इंडक्टिव सर्किट हो गया। क्या आप फार्मूले बना सकते हो, बना डालो। ये V है तो ये क्या है मेरे बच्चे, बोलना यार, व्हाट इज द सर्किट वोल्टेज, सर्किट वोल्टेज अंडर रूट पाइथागोरस लगा दो, हाँ, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का। अच्छा चलो, अगर मैं आपसे कभी कहूँ कि सीरीज एलसीआर में बताइए सर्किट वोल्टेज कितना, आप बोलोगे वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का। दूसरा इम्पीडेंस, सर्किट का इम्पीडेंस जेड बराबर जहाँ जहाँ वी वहाँ वहाँ उसका आर, बोल क्या लिखेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अच्छा चल रहा है। तीसरा tan फाई फेज डिफरेंस, आ जाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोल बेटा क्या लिखेगा, वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, या क्या लिखेगा, एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। पावर फैक्टर कॉस फाइव, बोल बेटा, या तो लिखेगा कॉस फाइव बराबर वी आर बाई वी, या लिखेगा आर बाई, क्या फॉर्मूले याद हो, कुछ नहीं करना, बस क्या बनाना है, बोलो, फेज़र बना लो। वी एल ज़्यादा है तो नेट क्या बचा, वी एल माइनस वी सी, ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस लगाओ, हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर बेस के स्क्वायर, और तो v बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल, जहाँ जहाँ v वहाँ वहाँ उसका r। तो z बराबर सर्किट का वोल्टेज तो सर्किट का इम्पीडेंस, अरे सही है, तो z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, एंड tan फाइव बराबर वी एल माइनस वी सी बाई वी आर, या एक्सएल माइनस एक्सी बाई कॉस फाइव बराबर वी आर बाई वी, या आर बाई z। छाप लेंगे, लिखो। अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से चीज़ों को चेक कर लो ताकि अपन आराम से सवाल कर पाए। अब अगर मैं कहूँ दूसरा तुम कर लो, इफ़ वी सी इज़ ग्रेटर देन वी एल, अब क्या होगा, कुछ नहीं करना, अब बोलोगे वी सी एक्स सी इज़ ग्रेटर देन एक्सएल, तो वी का क्या फार्मूला बनेगा, प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का, tan फाइव इज इक्वल टू वी सी माइनस वी एल अपॉन वी आर, या एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन, सारे फार्मूले में बस उल्टा करते चलो। तो सेकंड तुम खुद करो। तो अगर कभी तुम सवाल पढ़ो और तुम्हारे को ये कंडीशन मिल जाए, तो मान लेना सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा,
इंडक्टिव बिहेवियर होगा, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा और करंट क्या करेगी, लैग करेगी। वोल्टेज लीड कितने से करेगा, यहाँ से निकला। फेज डिफरेंस tan phi इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी बाई वी आर या एक्स एल माइनस एक्स सी बाई आर। ओके, नाउ द सेकेंड इज इफ वी सी इज ग्रेटर देन वी एल, तो ये तभी पॉसिबल है जब एक्स सी ग्रेटर देन क्या हो जाए, एक्स एल, क्योंकि करंट सेम रहेगी। तो जिसका आर ज़्यादा होगा, जिसका रिएक्टेंस ज़्यादा होगा, उसका वोल्टेज भी स्टार्ट हो जाएगी। फेजर बना लें, उसके बाद काम कर लें। क्या है, आसान है कि टफ है, बताना जरा तो यार। बस इजी है बिल्कुल। जितने चैप्टर्स तुमने पढ़े ना मैग्नेटिज्म में, सबसे आसान कौन है? बस फार्मूले क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कहाँ क्या यूज़ करना है। तो नेट हमारे को ये मिलेगा, ये आई हो गया, ये क्या बना बेटा, वी आर। नेट इधर क्या बचेगा, वी सी माइनस, तो क्या सर्किट का वोल्टेज हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या है, वी सी माइनस वी। ये क्या बन गया, 5। बोलो अब ये बिहेवियर कैसा रखेगा, ये सर्किट कैसा बिहेवियर रखेगी, कैपेसिटिव। क्यों, अब वोल्टेज क्या कर गया, पीछे चला गया और करंट क्या हो गई, आगे। पहचान लोगे ना, करंट से वोल्टेज किधर बना है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में पीछे होता है, आगे होता है, पीछे। स्टार्ट। व्हाट इज द सर्किट वोल्टेज, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर। इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का, व्हाट इज द tan phi, वी सी माइनस वी आर, सॉरी वी एल डिवाइडेड बाई या एक्स एल बाई आर। व्हाट इज cos phi, cos phi बराबर वी आर बाई वी या आर बाई, बस जेड बदल जाएगा यहाँ। मतलब cos phi का फार्मूला कभी भी चेंज आर बाई जेड ही है, बस जेड जितना होगा वो आपको यहाँ प्लेस करना है। करंट यहाँ क्या करेगी, तो वो भी लिख लीजिए, करंट लीड्स टू बाई कितने से, 5 से। और यहाँ भी लिख लेना बेटा, यहाँ क्या लिखोगे, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा किससे, करंट बाई कितने से, 5 से। तो अगर वी एल इज़ ग्रेटर देन वी सी है तो वोल्टेज लीड करेगा, और वी सी इज़ ग्रेटर देन वी एल है तो वोल्टेज लैग करेगा। मतलब ये 4 सवाल करने के लिए सर्किट वोल्टेज वी आर, वी सी, वी एल, tan phi, cos phi, पावर फैक्टर, फेज डिफरेंस, एक खाली डायग्राम से सारे सवाल निकाल सकते, क्योंकि सारे फार्मूले एक तरह के।
हो गया, ठीक है। तीसरा है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थर्ड क्या बनेगा? अब थर्ड हो जाएगा वी एल बराबर वी सी, और अगर ये है, ये तभी पॉसिबल है व्हेन एक्स एल इज इक्वल टू एक्स। अगर वी एल और वी सी बराबर हो गए तो नेट क्या बचा? ये टर्म तो जीरो हो गया, अब सिर्फ क्या बचा? आई बचा और वी आर बचा, सही है। द सर्किट इज बिहेव एज, कैसे सर्किट का बिहेवियर होगा? प्योर रेजिस्टेंस, ऐसा महसूस होगा जैसे कि एल और सी है ही नहीं, सही है ना। अगर एल और सी है ही नहीं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? वी आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड? आर। और ए जेड की कौन सी वैल्यू? मिनिमम। सोचो, जेड बराबर क्या लिखा है? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का, अगर ये डब्बा जीरो पे आ गया तो जेड की मिनिमम वैल्यू किसके बराबर? आर के बराबर। द सर्किट इज बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एल गायब, सी गायब, बचा क्या खाली? अब करंट जब चलेगी तो सिर्फ किसको देखेगी? आर को देखेगी, ना तो वो एक्सएल को देखेगी ना एक्सी को देखेगी। बात समझ में आ रहा है? लेकिन देखो, एल और सी गायब तो हो जाते हैं, लेकिन एल और सी पर वोल्टेज गायब क्यों? क्या एक्सएल ख़त्म हो गया है? क्या एक्सी ख़त्म हो गया है? क्या करंट नहीं है? है। करंट है, एक्सएल है तो वीएल है। करंट है, एक्सी है तो खुद का वीएल होगा, खुद का वीसी होगा, लेकिन इन दोनों का नेट क्या होगा? ज़ीरो। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं 20 वोल्ट भी वोल्टेज अप्लाई कर दूं तो हो सकता है यहाँ 40 वोल्ट ड्रॉप हो, यहाँ 40 होगा तो यहाँ भी 40 वोल्ट ही ड्रॉप होगा, जीरो मत कर देना। लेकिन उस वोल्टेज का कोई काम नहीं है। सर्किट में जो करंट चलेगी वो एल और सी को देख के, लेकिन उस करंट के चलने के कारण एल पर भी वोल्टेज ड्रॉप होता है और सी पर भी होता है, वो जीरो। इसका मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते सर्किट के कंपोनेंट्स उड़ा दो, आप एल और सी को हटा, लेकिन ये सर्किट प्योरली कैसे बिहेव करेगी? रेजिस्टिव सर्किट। आप ऐसे महसूस करेंगे सर्किट में बिहेवियर जो होगा, ना तो इसमें सी है ना इसमें एल है, बट वी एल भी होगा और वी सी भी हो, तो ड्रॉप तो होगा बट कुछ काम। बिल्कुल ऐसे देखो, अगर मैं 110 वोल्ट का मेंस डाल दूँ, सपोज करो, कितना डाल दूँ, तो वो 110 किसके पास रहेगा? सिर्फ आर के पास रहेगा। वो 110 बटेगा, वो सारा का सारा वोल्टेज आर के पास होगा, ठीक है। इसका मतलब सर्किट का जो भी वोल्टेज है वो किसके पास रहेगा? यहाँ आर के पास। बट आपको एक आभासी वोल्टेज भी मिलेंगे, किस पर मिलेंगे? एल पर और सी पर। इसका मेन कारण क्या? एल पर आप 5000 वोल्ट लगा दो, कोई भी पावर लॉस नहीं। आप सी पर 5000 वोल्ट लगा दो, कोई भी पावर लॉस। तो एल और सी पर कितनी भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाए, कभी कोई पावर लॉस। तो मैं कहूँ भैया तू 1 लाख ड्रॉप करके बैठा रहे, तू बैठा रहे, क्योंकि तू कोई पावर लॉस। अरे नहीं समझ रहे, समझ में आ रहा है? बिल्कुल ऐसे ही एक आदमी जो आपका बहुत करीबी, आप उसको 1 करोड़ दे के बैठ जाओ, आपको पता है कि इस साले को 1 करोड़ दिया है, बट इसमें से 1 रुपया भी खर्चा, मैं जब मांगूंगा मुझे कितना दे देगा? एक। बिल्कुल वही हालत एल और सी की। तो एल और सी सीरीज़ में लगे हैं, बट इनका कोई काम नहीं। सारा वोल्टेज किसके पास होगा? आर के पास। जेड क्या कर जाएगा? मिनिमम। तो करंट क्या हो जाएगी? तो सीरीज़ एलसीआर में आपको मैक्सिमम करंट उस सर्किट में तब मिलती है जब VL बराबर क्या हो जाते हैं? VC, या XL बराबर क्या हो जाता है? XC। सर्किट इज बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जेड क्या कर जाएगा? मिनिमाइज कर जाएगा। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट? करंट क्या हो जाएगी? मिटाओ इसको। ओके, तो मैं इतना इसको क्यों खींच रहा हूँ जानते हो? कि जो भी कुछ बचा है वो यही है। पूरा AC जो पढ़ा जाता है या रूटीन में या जो यूज़ किया जाता है अल्टरनेटिंग सीरीज LCR का,
वो कारण यही है। और इसको क्या बोलते हैं? दिस सर्किट इज कॉल्ड, बोलो, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? तो जब सीरीज LCR में VL बराबर क्या हो जाए, BC, और XL बराबर क्या हो जाए, XC, द सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंस सर्किट। बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I? आप बोलोगे V/Z, और Z कितना है यहाँ पे? V/R। तो जो भी तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे वो सारा का सारा किसके पास होगा? रेजिस्टेंस के पास। व्हाट इज द tan phi? अरे बोलो ना, फेज डिफरेंस 0। तो cos phi कितना? cos phi इज इक्वल टू, तो इस सर्किट का पावर फैक्टर कितना? 1 के, मतलब जब रेजोनेंस आएगा, जब VL बराबर क्या होगा? VC, या XL बराबर क्या होगा? XC, तब सर्किट पर पावर लॉस क्या होगी? मैक्सिमम। इसलिए होगी क्योंकि उस सर्किट का पावर फैक्टर कितना होगा? 1 के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि उस सर्किट का V और I, जो VR है वही क्या है? V। अरे देखना, I बराबर V/R, तो V बराबर I इंटू R, तो ये V क्या बन गया? VR। तो सर्किट का V ही सर्किट का क्या है? VR। तो अगर 110 वोल्ट तुम लगाओगे तो रेजिस्टेंस पे कितना पाओगे? क्या इंडक्टर पे पाओगे? इंडक्टर पे भी पाओगे। क्या कैपेसिटर पे पाओगे? कैपेसिटर पे भी पाओगे। जीरो मत कर देना, जीरो वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन वैल्यू 110 से बहुत क्या रहेगी? बहुत ज़्यादा। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मेरे को उससे कोई मतलब। मैं इस रेजोनेंस में इतना समझता हूँ, जितना आप मेंस दे रहे हो वो पूरा का पूरा मेंस वोल्टेज किसके पास होगा? R के पास होगा। उस सर्किट का पावर फैक्टर 1 होगा, और सर्किट किस में होगी? रेजोनेंस में। रेजोनेंस का मतलब है कि जब XL बराबर क्या हो जाए? XC। और अगर तुम ग्राफ देखोगे, Z और F का ग्राफ, ये तो ZF है, ये कौन है? R। अच्छा बोल रहे। ये कौन है? मालूम है आपको? और ये कौन है? एक जगह आके XC बराबर क्या हो गया? अरे हो गया ना वहाँ। और जहाँ भी ये XL बराबर XC हो गया है, वहाँ की फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? FR। और यहाँ फ्रीक्वेंसी FR से क्या रहेगी? कम। और यहाँ फ्रीक्वेंसी FR से क्या रहेगी? चलो, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब सुन लो, क्योंकि अब जो बातें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। आपने बहुत बढ़िया बोला कि हम सीरीज LCR ले लेते हैं, और जब VL बराबर VC हो जाएगा तब सर्किट का Z मिनिमाइज़ कर जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगी, और Z मिनिमम R के बराबर सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जितना भी आप मेंस का वोल्टेज दे रहे हैं वो सारा का सारा R के पास, लेकिन VL के पास भी वोल्टेज होगा, VC के पास भी होगा, लेकिन VL VC की वैल्यू क्या रहेगी? हर समय बराबर रहेगी। तो नेट वोल्टेज दोनों का क्या मिलेगा? 0। तो उन दो कंपोनेंट्स का, L और C का नेट वोल्टेज 0। तो जो भी सर्किट पर वोल्टेज है वो किसके पास आ गया? R के पास। और करंट क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। लेकिन अब आगे ज्ञान ये बढ़ता है कि ये हमें कब मिलेगा, ये रेजोनेंस कब आएगा। उन्हें कहा मान लो आप कोई करंट दे रहे हो सीरीज LCR को, तो उस करंट की एक पर्टिकुलर क्या होगी? इनपुट फ्रीक्वेंसी होगी। तो उन्हें कहा कि जब फ्रीक्वेंसी, आने वाली करंट की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए? FR के। FR क्या होता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तब वो सर्किट किस में आ जाएगी? रेजोनेंस में। तो पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं सर्किट का? FR। समझ में आ रहा है? और FR कैलकुलेट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? देखो, ओके, अरे छोटा क्यों नहीं हो रहा? एक काम करिए, फिर आप पहले इतना लिखिए,
इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा जो सारा फोकस है ना, या जितना भी मैं मेहनत अब करूँगा इस चैप्टर में, वो सारी मेहनत है रेजोनेंस सर्किट के लिए। ये कब आएगी, किस फ्रीक्वेंसी के लिए आएगी, और जब आएगी तो प्रॉपर्टी क्या होगी। द सर्किट इज़ बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सारा का सारा वोल्टेज आर के पास आ जाएगा, लेकिन वी एल के पास भी वोल्टेज होगा और वी सी, वो जीरो नहीं होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या होगी हर समय बराबर। तो नेट वोल्टेज क्या मिलेगा उनके पास, ज़ीरो। तो जो भी अगर 110 वोल्ट आप मेंस दे रहे हो तो वो 110 किसके पास होगा, आर के पास। तो करंट कितनी होगी सर्किट में, V बाई जेड। V में सर्किट का वोल्टेज, R सर्किट का रेजिस्टेंस। tan फाई कितना हो जाएगा, तो दोनों किस में आ गए, बोलो ना, दोनों आ गए सेम फेज में, सही है। और अगर बेटा कोई दो क्वांटिटीज़ V और I सेम फेज में आ जाएं तो tan फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी और cos फाई कितना हो जाएगा, 1। तो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस पर पावर लॉस होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। इस सर्किट के लिए Z क्या हो जाएगा, मिनिमम। अरे बात समझ में आ रही है, Z कैसे चलेगा। ये किसका ग्राफ बना दिया मैंने, तो रेड वाला Z है। Z कहाँ जीरो जाके हो रहा है, ये एक पर्टिकुलर जगह पे हो रहा है जहाँ एक्सएल बराबर क्या हो जा रहा है, XC, और Z मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर। तो Z का ग्राफ भी बना लेना, R XL XC के साथ Z। जब फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो Z किसके बराबर होगा, XC के बराबर, सही है। जब फ्रीक्वेंसी इन्फानाइट को होगी तो Z किसके बराबर होगा, XL के, सही है। और जब फ्रीक्वेंसी FR की क्या रहेगी, बराबर, तब Z किसके बराबर होगा, R के। तो सीरीज LCR का मिनिमम रेजिस्टेंस कितना हो सकता है, R के बराबर। R से कम पॉसिबल, R से ज़्यादा है। R से ज़्यादा है, चाहे XC ज़्यादा हो XL से या XL ज़्यादा हो XC से, लेकिन XL और XC क्या हो गए, बराबर। तो सर्किट का इम्पीडेंस मिनिमाइज कर जाएगा, जिसके कारण सर्किट की करंट मैक्सिमम हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रहा है। चलो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला लिख लिया, इसको मिटाइए। यहाँ से देखो, अगर रेजोनेंस है, फॉर रेजोनेंस XL बराबर क्या है, XL बराबर क्या लिखोगे, ओमेगा, और XC बराबर, सही है। ये ओमेगा नहीं, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर सर्किट किस में आ जाएगी, रेजोनेंस। क्योंकि मैंने क्या लिखा है, XL बराबर, तो इट इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रीक्वेंसी ऑफ AC, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये सीरीज LCR किस में आएगा, रेजोनेंस। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ओमेगा R, 1/√LC। मरते दम तक फार्मूला क्या होना चाहिए, याद। और ओमेगा R की जगह FR बोल क्या होगा, 2π√LC। जब तक जिंदा रहेंगे ओमेगा R और FR का फार्मूला याद रखें, छापिए। हाँ, बच्चों को भी बता देना। अरे पहले खुद तो याद कर लो, पढ़ना लिखना है। चलो, तो अगर हम कभी कहें कि सर्किट का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताओ, तो आप LC से निकाल दो, तो आपको हम सीरीज का LCR सब दे देंगे। आपसे कहेंगे व्हाट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, आप कहोगे 1/√LC, या FR पूछे तो अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, और इसकी क्या होगी, हर्ट्स। तो डिपेंड्स ऑन मैं रेडियन पर सेकेंड में पूछ रहा हूँ या हर्ट्स में पूछ रहा हूँ।
इतना सिंपल काम पहले करो, इसमें कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी अभी आगे है ना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है रेजोनेंस सर्किट, बट यहाँ तक कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो मैं कहूँ किसी सीरीज LCR का ओमेगा आर निकालिए, आप कहेंगे 1/√LC। किसी की FR निकालिए, आप लिखेंगे 1/2π√LC। L क्या है? इंडक्टर का इंडक्टेंस, और C क्या है? कैपेसिटर का कैपेसिटर। तो L और C से आप ओमेगा आर और FR निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप एक बार ओमेगा आर निकाल लें तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सुनो क्या बोलोगे। अगर आप AC की इस फ्रीक्वेंसी को AC दे दो, आप कोई AC लेके आओ जो किस फ्रीक्वेंसी पर हो, ओमेगा आर पर, तो उस सर्किट के लिए वो करंट किस में आ जाएगी, रेजोनेंस में आ जाएगी। तो उस फ्रीक्वेंसी पर XL बराबर क्या हो जाएगा, XC, और VL बराबर VC। सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, मिनिमम, और करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। समझ में आ गया। एक सिंपल काम, हम आपको सीरीज LCR बना के देंगे, RLC सब दे देंगे, बोलेंगे बताइए किस फ्रीक्वेंसी के लिए ये रेजोनेंस में आएगी। आप कहोगे किसके लिए आएगी, ओमेगा आर और FR। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं आपको समझाऊँ, ये लिख लिया। मान लो मैं कैलकुलेट करूं और FR इक्वल टू कितना आ जाए, 50 हर्ट्ज। बहुत ध्यान से सुनो। अब आपने उस सीरीज LCR में 50 हर्ट्ज की AC की इनपुट डाली, 50 हर्ट्ज मेंस दिया उसको। अगर मेंस की फ्रीक्वेंसी सर्किट के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर है, विच इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज बोलो, तो उस फ्रीक्वेंसी के लिए वो सर्किट किस में आ गई, रेजोनेंस में। तो जो करंट बनेगी सर्किट में, वो करंट क्या हो जाएगी, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी के लिए इम्पीडेंस क्या हो गया, मिनिमम। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से ज़्यादा आ जाए, आप सर्किट का ओमेगा FR कैलकुलेट करें 50 हर्ट्ज, और जो आप मेंस दें उसको 60 हर्ट्ज पर दे दें, तो अब 60 हर्ट्ज के लिए तो वो रेजोनेंस में, क्योंकि उसका FR कितना है 50 हर्ट्ज, और मेंस कितना ला रहे हो 60 हर्ट्ज पर, तो क्या वो रेजोनेंस में आ जाएगी, नहीं आएगी। तो उसके लिए जेड भी मिनिमम नहीं होगा, तो उसकी करंट भी मिनिमम नहीं होगी। सही है, कितनी भी रहे लेकिन मिनिमम तो। और अगर फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज लेके और रेजोनेंस कितना है 50 हर्ट्ज, तो क्या 40 हर्ट्ज की जो आप मेंस ला रहे हो सर्किट पर, क्या वो 40 हर्ट्ज को रेजोनेंस में ला पाएगी, नहीं। रेजोनेंस में नहीं ला पाई तो इम्पीडेंस पे मिनिमम नहीं हुआ, तो करंट भी उसकी मैक्सिमम नहीं हुआ। इसका मतलब जो रेजोनेंस सर्किट है वो करती क्या है, इट इज़ अ फिल्टर सर्किट। ये क्या है, फिल्टर सर्किट है। बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की करंट जो आती है एक साथ, तो उनमें से किसी एक करंट को क्या कर देती है, मैक्सिमम कर देती है, जिसके साथ वो किस में है, रेजोनेंस में। बाकी सारी करंट को क्या कर देती है, मिनिमाइज कर देती है। जैसे मैं इसका यूज़ बता देता हूँ, आज कला के बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं। आप FM पे गाने सुनते हो, आपका जो मोबाइल है वो एक पर्टिकुलर समय पे कोई एक ही चैनल सुना रहा होता है, सही है। फिर आप बटन दबाते हो, चैनल बदल जाता है। यार ये बताओ ये कैसे हो पा रहा है, इसका ये प्रभु इसके लिए यही जिम्मेदार है। सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट, जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं वो सिर्फ किसकी बदौलत चल रहे हैं, वो सीरीज LCR रेजोनेंस सर्किट के कारण चल रहे हैं। अगर ये सर्किट डिस्कवर ना होती तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते थे मोबाइल फ़ोन पे, आप टीवी पे कोई चैनल नहीं देख। सोचो ना, आप टीवी की बात करो, मान लो किसी केबल ऑपरेटर के पास 140 चैनल है, कितने हैं, आपको क्या लगता है, आप जब स्टार प्लस देखते हो तो खाली स्टार प्लस ही आपकी टीवी पे दिखाई देता है, क्या बाकी चैनल सब उस वायर से नहीं आ रहे? हर चैनल की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो चैनल चल रहा है। एक साथ सारे चैनल आते हैं, टीवी एक साथ सारे चैनल्स के सिग्नल को रिसीव करती है, सबकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ती है, फ्रीक्वेंसी पकड़ के किस में कन्वर्ट करती है, हर फ्रीक्वेंसी की चैनल को करंट में कन्वर्ट करती है। सीरीज LCR किसी एक ही करंट को क्या कर देता है, मैक्सिमम, और उसी का चैनल आपको टीवी पर दिखाई देता है। इट इज़ अ वेरी ब्रॉड एप्लीकेशन।
जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट है सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो आज तो अपनी गणित पूरी की है, कल आएंगे तो इसका जो इसेंस है कि मतलब क्या है इसका कल पढ़ें, ठीक। तो कल ऑलमोस्ट ऐसे क्या हो जाएगा कब। आज कैलकुलेशन के लिए जाइए, जितने भी गणितीय के कैलकुलेशंस हैं फार्मूलों पर बेस्ड, एक्सेल बराबर एक्स सी, आई निकालो, वी निकालो, tan फाई, cos फाई, सारे सवाल यहाँ से आज देख देख के कॉपी से कर लो, ठीक है ना। तो PYQ के सवाल आज अटेम्प्ट कर लो। थैंक यू। कोई डाउट हो आगे पूछिए।